नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गणित और रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो थोड़ा उसमें एक डाउट बना रहता है। रीजनिंग के सिलेबस को देख करके बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों को कि एक्चुअल में किन किन चैप्टर्स को कवर करना है। तो मैं आज सारी बातचीत करूंगा किस प्रकार से आपको गणित की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कौन कौन से चैप्टर एक्स्ट्रा आपको कवर करने हैं मुख्य परीक्षा के लिए, गणित में किस प्रकार से आपको प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी करनी है, मुख्य परीक्षा में कौन से कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। तो गणित और रीजनिंग को लेकर के आज का ये वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें प्रारंभिक परीक्षा में गणित और रीजनिंग के क्या क्या प्रश्न आए थे, क्या सिलेबस से कुछ बाहर आया था या फिर सिलेबस में जो लिखा है वही सब पूछा गया था, मुख्य परीक्षा में कहां से प्रश्न आए थे, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। पेपर भी दिखाऊंगा इससे पहले वाली भर्ती परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा का भी और मुख्य परीक्षा का भी। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको गणित और रीजनिंग को लेकर के जो समस्या आ रही है, एक जो पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है कि किस प्रकार से हम तैयारी आगे बढ़ाएं गणित और रीजनिंग की, वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो गणित और रीजनिंग में अगर आपको समस्या है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको एक रास्ता समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। उससे पहले मैं एक दो महत्वपूर्ण जानकारी नए बैचेस को लेकर के आप सभी से साझा करना चाहूंगा। रायपुर में हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के हम नया बैच लेकर के आ रहे हैं। तो सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में नया बैच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के, जहां पर प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, लेकिन प्री की परीक्षा तक प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन कॉमन टॉपिक्स पे काम किया जाएगा। मेंस के जो सेपरेट टॉपिक है वो प्री की परीक्षा के बाद कवर होंगे। तो प्री की परीक्षा तक प्री ओरिएंटेड हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि प्री नहीं निकला तो फिर आगे के चरणों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो प्री की परीक्षा तक पूरा प्री ओरिएंटेड तैयारी। वैसे भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो यहां पर अप्रोच भी दोनों परीक्षा का सेम ही रहता है। तो प्री की परीक्षा तक प्री का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम कवर कराएंगे, बार बार उसी को पढ़ाएंगे ताकि आपका प्री एकदम गारंटीड निकले। बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस भी हमने प्लान की है। सब इंस्पेक्टर का जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा उससे पहले हम बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस भी उड़ान के बच्चों के लिए लेके आएंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बैचेस से जुड़े रहेंगे। तो प्री हम आपका श्योर निकलवाएंगे अगर आप हमारे हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हमारे कहे अनुसार तैयारी करते हैं। जिस प्रकार से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस लगा रहे हैं, अगर वो सब चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपका श्योर प्री का एग्जाम निकलेगा। और प्री का जितना पढ़ा हुआ है, मेंस का 70 to 80% वही है पूरा पूरा। 15 से 20% मोटा मोटा मान के चले मेंस में अलग टॉपिक्स कवर करने हैं आपको, तो वो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आराम से किया जा सकता है। तो प्री के एग्जाम तक प्री ओरिएंटेड तैयारी होगी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ये नया बैच हम 5 जनवरी 2026 से आरंभ कर रहे हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहेगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के लाइव क्लासेस देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा प्री और मेंस का, लेकिन प्री तक प्री ओरिएंटेड तैयारी होगी, बेसिक लेवल से पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो रायपुर में ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं 5 जनवरी 2026 से। एक और बैच जो कि बिलासपुर शाखा में आरंभ हो चुका है, बिलासपुर शाखा में यह बैच आरंभ हो चुका है 29 दिसंबर 2025 से। तरीका पूरा वही रहेगा। इस बैच में भी पढ़ाने का समय शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक का है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, इस बैच में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो आप अगर बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप उड़ान में जाइए, बिलासपुर के शाखा में जाकर के भी आप ऑफलाइन इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के लाइव क्लासेस देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, सारी सुविधाएं यहां पर भी दी जाएंगी। मैं बिलासपुर रायपुर दोनों जगह पे क्लास लेता हूं। सुधीर सर भी बिलासपुर रायपुर दोनों जगह पर क्लास लेते हैं। प्रदीप सर भी दोनों जगह पर क्लास लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बिलासपुर के लिए भी अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं।
बहुत अनुभवी टीचर भी हैं, जैसे पांडे सर की बात करूं तो पिछले 25 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। राकेश गुप्ता सर हैं, प्रवीण सर हैं, और भी फैकल्टीज हैं जो कि लंबे समय से अपने अपने विषय पर काम कर रहे हैं। तो आप अगर बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप रायपुर में ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 5 जनवरी 2026 से आरंभ होगा। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके, और वहां पर रायपुर वाले सेक्शन में भी आप जा सकते हैं, बिलासपुर वाले सेक्शन में भी आप जा सकते हैं, किसी भी सेक्शन में जा करके आप क्लासेस परचेस कर सकते हैं। तो हमने पिछली जो भर्ती परीक्षा है उसमें सर्वाधिक चयन दिया था। बहुत सारे अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, जो सब इंस्पेक्टर में चयनित हो चुके हैं, प्लाटून कमांडर में चयनित हो चुके हैं, सूबेदार में चयनित हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। तो सर्वाधिक चयन हमने दिया है। शानदार टीम है, आप जरूर जुड़िए और सब इंस्पेक्टर में अपना परचम लहराइए। तो ये बैचेस की जानकारी हो गई। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं, किस प्रकार से गणित और रीजनिंग की तैयारी की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको गणित और रीजनिंग से डर लगता है। तो अगर मैं गणित और रीजनिंग की बात करूं, गणित और रीजनिंग की बात अगर मैं करूं तो आपको पहले तो इसका वेटेज को समझना होगा कि इसका वेटेज कितना है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूं, लिखित परीक्षा, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी सब इंस्पेक्टर को लेकर के, तो वहां पर अगर मैं बोलूं तो आप सभी जानते ही होंगे गणित के 10 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न गणित के हैं और 10 प्रश्न रीजनिंग के हैं। आप सभी जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का यानी 300 नंबर का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 3 नंबर, गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। गणित के 10 प्रश्न हैं और रीजनिंग के 10 प्रश्न हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे तो 20 प्रश्नों का वेटेज है 100 में, गणित और रीजनिंग का। लेकिन मुख्य परीक्षा की बात अगर मैं करूं, मुख्य लिखित परीक्षा की बात अगर मैं करूं तो 200 नंबर का पूरा एक सेपरेट पेपर होगा, पेपर नंबर 3। 200 नंबर का एक सेपरेट पेपर है, पेपर नंबर 3। 2 घंटे का समय है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहां पर भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन रहेंगे। सबसे बड़ा जो दिक्कत का बात है वो 2 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 200 नंबर का पेपर है। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 प्रश्न है, लेकिन समस्या है केवल 2 घंटे का समय आपको देकर के रखा है, पेपर नंबर 3 जो है। अब यहां पर जो 100 प्रश्न आएंगे, इसमें पिछले भर्ती परीक्षा में ऐसा देखा गया और सिलेबस को देख करके भी ऐसा ही लगता है कि लगभग 70 से 80 प्रश्न आपको यहां पर रीजनिंग के दिखाई देंगे। 70 से 80 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे और 20 से 30 प्रश्न आपको यहां पर गणित के मिलेंगे। तो आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ओवरऑल अगर बात की जाए तो रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है। रीजनिंग का जो वेटेज है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। प्री में तो चलिए 10-10 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन मेंस में 100 प्रश्नों में 70 से 80 प्रश्न आपको रीजनिंग के और 20 से 30 प्रश्न आपको गणित के दिखाई देंगे। पिछली भर्ती परीक्षा में तो यही हुआ था। और अभी मैं मेंस का सिलेबस आपको दिखाऊंगा तो वो देख करके आपको लगेगा भी कि हाँ बिल्कुल 70 से 80 प्रश्न ही रीजनिंग के वापस से आएंगे, 20 से 30 प्रश्न गणित के हो सकते हैं। तो प्री में 10 मैथ्स 10 रीजनिंग 20 प्रश्न हो गया। प्री में ध्यान रखिएगा, प्री में जो स्ट्रक्चर है, प्री जो होगा वो 100 प्रश्नों का होगा। ये सब जानकारी आप जानते होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का प्री होगा, जिसमें इंडियन जीएस के अगर बात करूं मैं 35 प्रश्न हैं, सीजीजीएस के 25 प्रश्न हैं। इंडियन जीएस संपूर्ण भारत का सामान्य अध्ययन पूरा का पूरा छत्तीसगढ़। इसके अलावा 10 मैथ्स के, 10 रीजनिंग के हैं, 10 हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 5 कंप्यूटर के, ऐसे करके कुल 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यहां पर समय 2 घंटे का है, ध्यान रखिएगा, यहां पर समय 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये फायदा है, वैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो घाटा ही है ये। मुख्य परीक्षा में आप सभी जानते ही होंगे 3 पेपर होने हैं, जो प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इसके लिए 3 ही पेपर होने हैं। पहला भाषा का, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी 125 नंबर का, अंग्रेजी 75 का। दूसरा जीएस सामान्य अध्ययन, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ और भारत का दोनों का मिला करके। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं इसमें, जैसे
सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक सेक्शन है, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत, उसमें बहुत ज्यादा लिख दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया, हिंदी में भी थोड़ा कुछ टॉपिक्स को एक्स्ट्रा डाल दिया है। ये जो पेपर होगा लैंग्वेज का, ये 2 घंटे का होगा। थोड़ा आश्चर्य वाली बात है कि ये जो पेपर होगा आपका जीएस का, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 200 नंबर का ये वाला पेपर 3 घंटे का रहता है। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर रहेगा 200 नंबर का, यहां पर 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 200 नंबर का, ये पेपर 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग ना तो प्री में है ना तो मेंस में है, ये लेके चलिए आप। अब गणित और रीजनिंग की बात करते हैं, किस प्रकार से कवर किया जाए प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, पेपर भी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग का सिलेबस, जो आपको विज्ञापन में देखने को मिला होगा। रीजनिंग का सिलेबस ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्री के लिए, ये रीजनिंग का सिलेबस आपको दिखा होगा। तर्क क्षमता, संबंधों को पहचानना, सादृश्यता, संख्यात्मक क्षमता आदि, सामान्यतः इन कारकों का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। असमानता की पहचान करना, संख्यात्मक श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, अक्षर संख्या, आकृतियों के माध्यम से संबंधों को पहचानना, कोडिंग भाषा, छिपी हुई आकृतियां, वर्ग और अंक गणितीय संक्रियाएं, आकृतियों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। अब इसको देख करके ये क्लियर नहीं हो पाता कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ये संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं, ध्यान से सुनना। इसको देख करके समझ में कुछ नहीं आता है। देखो क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं रीजनिंग के, मैं थोड़ा सा आसान करता हूं। सबसे पहले तो आपको जो कवर करना है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। पढ़ना कैसे है वो नहीं बता रहा हूं मैं, केवल आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपको कवर करना है वो है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा चैप्टर जो आपको कवर करना है वो है सादृश्यता, एनालॉजी। चौथा वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। पांचवा श्रेणी, सीरीज। छठवां लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। सातवां गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आठवां दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब डायरेक्शन सेंस टेस्ट। नौवां रैंकिंग, रैंकिंग हो गया। इसके बाद बात करूं मैं और जो चैप्टर पढ़ने हैं आपको, पासा, डाइस बोलते हैं इसको। वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब वेन डायग्राम, समझ आ रहा है। इसके अलावा बात करूं मैं और चैप्टर्स की तो शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम मतलब वर्ड्स को सीक्वेंस में जमाने की बात कर रहा है। इसके बाद और बात करूं मैं तो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसके बाद फिगर्स को लेकर के, जैसे आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना। आकृतियों की गिनती मतलब कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को पूर्ण करना मतलब कंप्लीशन ऑफ फिगर। छिपी आकृति ज्ञात करना, छिपी आकृति ज्ञात करना, एम्बेडेड फिगर। इसके बाद बात करूं मैं तो आपको और आकृतियों में संबंध देखना, आकृतियों में एनालॉजी, आकृतियों में संबंध देखना मतलब आकृतियों में एनालॉजी। इसके अलावा आकृतियों में श्रेणी, आकृतियों में श्रेणी, सीरीज। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज और जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब हो जाएगा वाटर इमेज। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना उसको मैं थोड़ा आसान कर रहा हूं। ये चैप्टर ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब को मैं चाहूं तो 10 मिनट में खत्म कर दूंगा चैप्टर को और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो ये सब पढ़ना कैसे उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि सिलेबस जो है
उसको थोड़ा आसान तरीके से बताऊं मैं, जिससे कि आप बुक्स वगैरह देखें तो उसमें चैप्टर दिखाई दे। इतने सारे चैप्टर लिखा हूं मैं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। पीएससी का एग्जाम है इसीलिए मैं लिख रहा हूं कागज मोड़ना कागज काटना, क्योंकि पीएससी लेगा। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कागज मोड़ना और कागज काटना, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पीएससी का एग्जाम इसीलिए इसको लिखा हूं मैं, पीएससी क्योंकि पूछता है। इतने चैप्टर आप प्री के लिए पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। एक और असमानता की जांच लिख देता हूं मैं, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इसको और लिख दिया हूं मैं। इतने चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं प्री के लिए, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट बोल रहा हूं मैं। ये जितना पॉइंट इसमें लिखा है ना, वो सब इसमें कवर हो गया है, सब इसमें कवर हो गया है। समझ आ रहा है? ये सारे चैप्टर को कवर करिए। मैं आपको पेपर दिखाता हूं प्री का, पहले तो देखना, मैं आपको प्री का पहले पेपर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। सीजी व्यापम, सीजी व्यापम लिया था पिछले बार 2021, 2022 का क्वेश्चन निकालते हैं। 2022 क्वेश्चन पेपर देखना, मैं आपको दिखाता हूं रीजनिंग का पेपर। 2022 में जाना, आपको पेपर मिल जाएगा यहां पर, पिछली भर्ती परीक्षा का ये रहा, प्रारंभिक परीक्षा। चलिए देखिए, इसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में आते हैं एक बार। चलिए रीजनिंग वाले सेक्शन में आते हैं। देखिए यहां से, देखिए सामान्य मानसिक योग्यता, ये देखिए फिगर्स को लेकर के प्रश्न आया था। समझ आ रहा है? आकृतियों को पूर्ण करना, जो प्रश्न लिखा था ना मैं, मतलब एक चैप्टर लिखा था आकृतियों को पूर्ण करना। ये देखिए 75% पोर्शन दे देता है और इसको पूर्ण करवाएगा। ये देखिए सीरीज का प्रश्न है, श्रेणी का देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए लुप्त पद का प्रश्न है, ये मिसिंग टर्म लिखा था मैं, लुप्त पद। ये देखिए रैंकिंग का प्रश्न है। फिर से देखिए आकृतियों को पूर्ण करने का प्रश्न आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया, छिपी आकृति, एम्बेडेड फिगर, ये फिगर इनमें से किसमें छिपा हुआ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। वेन डायग्राम का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो गणित चालू हो गया है। मैं आपको बोल रहा हूं यही सब चैप्टर आएंगे। देखो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों के लिए इतने चैप्टर पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जो पहली परीक्षण, बैठक व्यवस्था, न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, इन चैप्टर पे मुझे नहीं लगता काम करने की अभी आवश्यकता है। आप व्यू हो गया, इसमें और भी जैसे डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ा निर्णय हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, ये सब पे अभी काम करने की आवश्यकता नहीं है। प्री ही नहीं निकलेगा तो काहे का मेंस यार। और जितने चैप्टर मैंने ये लिखे हैं ना, समझिए बात को, जितने चैप्टर मैंने ये लिखे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर अभी दिखाऊंगा आपको। ये सारे चैप्टर आपको मेंस में भी मिलेंगे, ये सारे चैप्टर मेंस में मिलेंगे। और 10 प्रश्न में मान के चलिए इधर से एक प्रश्न आना तय है यार, श्रेणी का एक प्रश्न आना तय है, श्रेणी का प्रश्न छूट ही नहीं सकता। लुप्त पद का प्रश्न आना तय है, वेन डायग्राम वगैरह से प्रश्न आता ही है, गणितीय संक्रियाओं से प्रश्न देता है, फिगर्स को लेकर के एक आध दो प्रश्न रहेंगे ही। तो 10 प्रश्न तो वैसे ही हो जाएंगे। पीएससी हो सकता है एनालॉजी वगैरह पे बहुत सारे प्रश्न दिया है आज तक। पीएससी का पेपर थोड़ा देखना, पीएससी में एनालॉजी, सादृश्यता के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको काम करना चाहिए। अब आ गया तो देखो यार, ऐसा है कि रीजनिंग है तो बना ही लोगे, कोई और भी अगर प्रश्न आता है तो रीजनिंग में तो आप थोड़ा खुद से भी एफर्ट मार करके बना लोगे प्रश्न को। लेकिन तैयारी इन 21-22 चैप्टर की कर लीजिए, 20-22 चैप्टर हैं रीजनिंग में, इतनी तैयारी करिए। ये सारी तैयारी आपको प्री में भी हेल्प करेगी और मेंस में भी ये सारे चैप्टर फिर से आएंगे। अभी दिखाऊंगा, ये सारे चैप्टर मेंस में आएंगे। घड़ी कैलेंडर पढ़ें कि नहीं, अब देखो इसमें लिखा तो नहीं है, देखो घड़ी कैलेंडर कहीं पर नहीं लिखा है, समझ आ रहा है। लेकिन वो दे देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीएससी का एग्जाम है तो घड़ी कैलेंडर पे प्रश्न बनाया है। व्यापम तो नहीं देता है, लेकिन पीएससी देता है घड़ी पे कैलेंडर पे प्रश्न। तो घड़ी कैलेंडर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो घड़ी कैलेंडर से प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आएंगे। घड़ी और कैलेंडर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मेंस में काम आ जाएगा। प्री में मुझे उम्मीद बहुत कम है कि यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा भी नहीं है और 'सीजी व्यापम का ही सिलेबस को पूरा कॉपी किया है पिछले बार वाला भर्ती परीक्षा का।
तो पूरा कॉपी पेस्ट किया है, तो मुझे उम्मीद तो बहुत कम है कि घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न आएंगे। कंफर्म नहीं बोल सकते आप, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10 ही प्रश्न होने हैं। तो 10 प्रश्न में एक प्रश्न ये वाले सेक्शन से आएगा ही, एक प्रश्न श्रेणी से आएगा ही, एक लुप्त पद से आएगा ही। पीएससी का पेपर है तो सादृश्यता और वर्गीकरण से एक प्रश्न आएगा ही। सबसे ज्यादा व्यापम और पीएससी में इन्हीं चैप्टर पे प्रश्न आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक यहां से भी निकाल रहे हैं, एक श्रेणी से निकाल रहे हैं, एक लुप्त पद से निकाल रहे हैं, इन दोनों से मिला करके निकाल रहे हैं, 4 प्रश्न तो यही हो गए। फिगर्स को लेकर के 1 से 2 प्रश्न अगर आप निकाल रहे हैं तो 2 प्रश्न इधर पे ले लीजिए, 6 प्रश्न हो गए। बचे 3-4 प्रश्न जो हैं उसमें रक्त संबंध का प्रश्न आता ही है। आप खुद सोचिए, रक्त संबंध के प्रश्न के बगैर तो पेपर ही नहीं बनता रीजनिंग का। वेन आरेख का प्रश्न देता ही है। रैंकिंग और दिशा ज्ञान दोनों में से एक आध प्रश्न भी अगर आता है, गणितीय संक्रियाओं से प्रश्न आता ही है। 10 प्रश्न तो आराम से इन चैप्टर से निकाल देगा सामने वाला। और पीएससी के भी एग्जाम को देखिए ना आप, पीएससी के एग्जाम को भी उठाएंगे तो आपको ये 6 चैप्टर पे मैक्सिमम प्रश्न मिलेंगे, मैक्सिमम प्रश्न। सबसे ज्यादा पीएससी इन 6 चैप्टर से ही प्रश्न पूछता है। व्यापम भी इन 6 चैप्टर से ही प्रश्न पूछता है। श्रेणी का प्रश्न हो ही नहीं सकता कि ना आए, लुप्त पद का प्रश्न हो ही नहीं सकता कि ना आए। इधर से एकाध प्रश्न तो गारंटीड आएगा ही। तो मेरा तो ये मानना है कि इन 21 चैप्टर पे काम कर लीजिए। ये भी लिखा है लिखने को आपके सिलेबस में, इन 21 चैप्टर पे काम करिए। समय बचता है तो घड़ी और कैलेंडर को पढ़िए। इन चैप्टर पे बिल्कुल भी मेहनत अभी मत करना। जैसे न्याय निगमन हो गया आपका, न्याय निगमन का चैप्टर हो गया। ये देखिए, इस चैप्टर पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, मेंस में आएगा इधर से। अगर बात करूं मैं बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं देगा भाई। अब सोचो ना यार, 10 ठो प्रश्न आना है तो सीटिंग अरेंजमेंट कहां से देगा। पहली परीक्षण पजल टेस्ट, इधर से भी प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि 10 ही प्रश्न आने हैं। इसके अलावा आव्यूह मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, इधर से भी प्रश्न नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा निर्णय बोलते हैं जिसको, आंकड़ा निर्णय, वहां से तो प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहां पे एक पूरी कहानी देगा और कम से कम 2-3 प्रश्न पूछेगा ही। पहली में भी एक कहानी देकर के कम से कम 2 प्रश्न तो पूछेगा ही। सीटिंग अरेंजमेंट के सिंपल प्रश्न आपको रैंकिंग से मिला करके दे सकता है, जैसा कि अभी अमीन पटवारी में दिया था। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न रैंकिंग से मिला करके दे देगा। देखा जाए तो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट सेम ही है, लेकिन जब बैठक व्यवस्था के बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, जैसा कि मेंस में पिछले बार ऐसा ही मेंस में आए थे बड़े बड़े प्रश्न। अब अगर बड़े बड़े प्रश्न आए तो 2-3 प्रश्न तो कम से कम बनेंगे ना यार उसमें। ऐसा तो है नहीं कि पूरा 1 पेज का एक प्रश्न दे दिया, पूरा कहानी 1 पेज का दिया और एक ही प्रश्न पूछेगा, ऐसा तो करेगा नहीं उसमें। तो बैठक व्यवस्था का प्रश्न अगर आया भी ना तो सिंपल सा प्रश्न आएगा और रैंकिंग से रिलेट करके ही आएगा वो। तो रैंकिंग पढ़ लेंगे तो बेसिक प्रश्न बैठक व्यवस्था के आराम से बन जाएंगे। बड़े प्रश्न ना तो इसके आएंगे प्री में, ना तो इसके आएंगे, ना ही ये आएगा, आव्यूह नहीं आएगा, आंकड़ा निर्णय नहीं आएगा। इसके अलावा कथन निष्कर्ष, ये सब जो हैं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, इन टॉपिक्स को मत पढ़िए। प्री में इधर से प्रश्न नहीं आएंगे, इन टॉपिक्स को प्री के बाद कवर करिएगा। समय मिलता है तो घड़ी और कैलेंडर को पढ़िए, वरना ये 21 चैप्टर जो मैं लिखा उतना पढ़ लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिख रहा हूं, ये देखो ना, ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखा हूं ना, इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स को आपको मेंस में कवर करना है। तो जब प्री का एग्जाम हो जाएगा, इन 21 चैप्टर पे आपकी शानदार तैयारी रहेगी। बस एक्स्ट्रा रीजनिंग में इनको कवर करना है प्री के बाद। अब आप अगर मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, अभी मेंस का सिलेबस उठा के पढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर आपको दिखाई देंगे मेंस में। जबरन का मेहनत करके मतलब नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। बैठक व्यवस्था का सामान्य प्रश्न तो बन ही जाएगा। बड़ा प्रश्न आया जिसमें 8 लोगों को बैठाना है, साथ में उनके बारे में कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, ऐसा भी जमाना है, तो भाई इतना मेहनत कराएगा तो कम से कम 2-3 प्रश्न उसमें देगा। और यहां पे आने 10 ही प्रश्न है, तो 10 ही प्रश्न आने हैं तो कैसे बनाएगा ऐसा प्रश्न वो। पजल का प्रश्न आया तो एक बड़ा सा पजल देगा, कम से कम 2 प्रश्न तो देगा यार, कम से कम। वैसे तो 5-5, 4-4 आते हैं, कम से कम 2 तो देगा, लेकिन अब 2 प्रश्न के लायक यहां पे जगह ही नहीं है। न्याय निगमन लिखा नहीं है सिलेबस में प्री के।
आप भी लिखा नहीं है, ये तो बड़ा सा पूरा एक कहानी देगा, उसके बाद 4-5 प्रश्न पूछता है जिसका कि यहाँ पे संभावना ही नहीं है, और ये सब प्री में नहीं देगा, आपको लिखा ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए जगह भी नहीं बचता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 10 प्रश्न आराम से यहां से निकलेंगे उसके पास। और पीएससी आकृतियों की गिनती पर भी प्रश्न पूछता ही है, कितने ट्रायंगल, कितने स्क्वायर, कितने रेक्टेंगल, इधर से एक आध प्रश्न पूछ लिया, और आकृतियों की गिनती से एक फिगर्स को लेकर के कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। वेन डायग्राम का प्रश्न देता ही है, रक्त संबंध का प्रश्न आता ही है, पासा का प्रश्न मैक्सिमम देता है, इवन दिशा ज्ञान के भी प्रश्नों को पीएससी बहुत देता है। तो 10 प्रश्न आराम से निकलेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है कि अभी आप प्री के एग्जाम तक इन 21 चैप्टर पे समय बचता है तो घड़ी और कैलेंडर ले लेना, नहीं बचता है तो मेन क्वेश्चंस आप कर लेना, जहां से ज्यादातर प्रश्न आते हैं। कैलेंडर के एक छोटे से कंसेप्ट को पढ़ लेना, वहीं से प्रश्न बार बार आते हैं पीएससी में, अगर आते भी हैं तो इन 21 चैप्टर पे रीजनिंग में काम करो। मैंने आपको पेपर भी दिखाया, देख सकते हैं, ये पेपर मैंने आपको दिखाया। पिछले बार जो 10 प्रश्न आए थे वो देख सकते हैं, वापस से बता दे रहा हूं। आकृतियों को पूर्ण करना देख सकते हैं, ये लुप्त पद, या इसी को श्रेणी बोल दो, श्रेणी ज्यादा ठीक रहेगा बोलना, देख सकते हैं। लुप्त पद का प्रश्न है, रैंकिंग का प्रश्न है, आकृतियों को पूर्ण करना, कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद छिपी आकृति ज्ञात करना, इसके बाद आप देखेंगे तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। सोचो, तो जबरन का अभी ऐसा काम मत करो जिसमें आप बहुत ज्यादा मेंस की तैयारी अच्छी से करके बैठ जाओ और इधर कहीं प्री में ही प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैं आपको ऐसा थोड़ी बोल रहा कि प्री का अप्रोच अलग है, मेंस का अलग है, यार दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। यही 21 चैप्टर दिखाऊंगा ना अभी आपको, चलो दिखाई देता हूं, रीजनिंग की बात ही खत्म करते हैं। यही 21 चैप्टर दिखाता हूं आपको जो मैं लिखा हूं, ये सब के सब देखना, अभी मेंस में आपको दिखेंगे। देखना, ये देखो मेंस का सिलेबस, ये देखिए सादृश्यता लिखा था ना, एनालॉजी, उसी के बारे में बोल रहा है। सादृश्यता अक्षरों पर होता है, संख्याओं पर होता है, शब्दों पर होता है, फिगर्स में भी होता है। जैसे मैं ऐसा बोल दूं 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध किससे होगा, ये हो गया देखो संख्याओं पर। मैं बोला AM का रिलेशन ZN से है तो फिर JY का रिलेशन किससे होगा, ये अक्षरों पर हो गया। मैं बोला मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है तो फिर उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा, ये शब्दों पर हो गया। ऐसे फिगर्स पर भी होता है। तो पूरा सादृश्यता आप पढ़ेंगे प्री में, पूरा काम आएगा। कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ेंगे, देखो ना, वर्गीकरण बताया अभी, क्लासिफिकेशन, 4 में से अलग कौन, अब ये शब्दों पर भी आता है, संख्याओं पर भी आता है, अक्षरों पर भी आता है, श्रृंखला, ये चारों के चारों चैप्टर आपको प्री में मिलेंगे, प्री में तैयारी करेंगे। क्रम निर्धारण अभी मैंने बोला, रैंकिंग वगैरह पूरा पढ़ेंगे इसमें अपन, दिशा दूरी पढ़ेंगे ही आप, लुप्त संख्याएं पढ़ेंगे आप, वर्णमाला ये पढ़ेंगे आप, इसमें मैट्रिक्स वगैरह को आप मेंस में अलग से पढ़ेंगे। देखिए वेन आरेख पढ़ेंगे ही आप। इसके बाद पहली, ये देखिए ये वाला मेंस में पढ़ेंगे बोल रहा हूं मैं। ये देखिए बैठने की व्यवस्था, अब बैठने की व्यवस्था वृत्ताकार में, रेखीय में, समझ आ रहा है, दोहरी पंक्ति में, तो ये सब, ये जो पहली है समझ आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपको मेंस में देखो ना अलग से मिल रहा है, ये आपको मेंस में अलग से मिल रहा है। बाकी सब वही है यार, बाकी सब वही है, बाकी अलग नहीं है। ये देखो न्याय निगमन वाला मेंस में अलग से मिल रहा है आपको। डेटा पर्याप्तता, घन घन आपको चाहे तो प्री में पढ़ सकते हैं, पासा देखो प्री में पढ़ोगे ही आप, देख पा रहे हैं। मतलब आप यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। ये देखिए कागज मोड़ना, आकृतियों की गिनती सब पढ़ेंगे। अब ये वाला तो गणित का सेक्शन आ गया पूरा, इधर पे तो कैलेंडर को पढ़ेंगे ही। ये देखिए सब संबंधों पर आधारित समस्याएं, मतलब कि ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये सिलेबस रीजनिंग का थोड़ा देख करके समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, उसी को मैं एकदम सिंपल से शब्दों में चैप्टर वाइज लिख दिया हूं। आप चाहें तो एक चैप्टर इसमें घन और घनाभ देख लेना, नहीं पूछता है लेकिन घन और घनाभ को देख लेना, क्यूब एंड क्यूबॉइड को। इतने चैप्टर पढ़ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, और उसके बाद प्री के बाद जो समय बचेगा उसमें ये चैप्टर को कवर कर लेना, ये जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं आपको। ये प्री का रणनीति होना चाहिए आपका रीजनिंग के लिए। अब गणित की बात करें अगर अपन, तो गणित में तो साफ साफ लिख दिया है कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30।
दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली का मतलब होता है यहां पे केवल यूनिट कन्वर्जन देखना, मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, इन सब की यूनिट्स और उनका कन्वर्जन, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, केवल कन्वर्जन। इसके बाद संख्याएं, सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न। अब देखो ये लिख दिया है, ये पूरा का पूरा बेसिक चैप्टर है। किसी भी बुक को पढ़ोगे ना तो संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के खत्म करेंगे, तब जाके ये 2 चैप्टर आपके खत्म होंगे। यहां पर केवल इतना ही मत पढ़ के छोड़ देना जितना लिखा है, ये बहुत सारा पढ़ना है आपको। संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या, इन तीनों चैप्टर को देखना, किसी भी बुक में उठाना, RS अग्रवाल, SD यादव, उसमें 3 चैप्टर को मिला करके पूरा पढ़ के बैठेंगे, तब जाके ये 2 सेक्शन कवर होंगे आपके। उसके बाद वर्गमूल है, औसत है, प्रतिशत है, वही सब है जो सामान्यतः रहता है। चाल, समय, दूरी है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, थोड़ा सा ज्योमेट्री मेंसुलेशन का पोर्शन है, बस हो गया। समझ आ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, पढ़ने मत बैठ जाना इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, जो नहीं है उसको पढ़ने मत बैठना यार, जो है उसी को पढ़ो, जो नहीं है उसको मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। जो टॉपिक्स लिखे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिए, जो टॉपिक्स नहीं लिखे गए हैं उनको बिल्कुल भी कवर मत करो। इसमें शायद LCM HCF छूट गया है मेरे ख्याल से, LCM HCF को देख लेना, यहां से प्रश्न आता ही है। लसमस, जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं उन चैप्टर्स को कवर करिए, अलग से मत पढ़िए। कुछ ज्योमेट्री मेंसुलेशन में भी बहुत ज्यादा नहीं है। ज्योमेट्री मेंसुलेशन में भी आप देखेंगे तो रेखा और कोण के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में पढ़ लीजिए, बस हो गया। 3D वगैरह इसमें नहीं दिया है, 3D का सेक्शन नहीं है इसमें। त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता नहीं है इसमें, सर्वांग समता, समरूपता ये कुछ नहीं है। तो ये सब पे मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। इतना ही गणित पढ़िए, समझ आ रहा है? इतना गणित पढ़िए। संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या, 3 चैप्टर ये हो गए। बुक में देखेंगे तो वर्गमूल, घनमूल का चैप्टर हो गया। इसके बाद औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। चाल, समय, दूरी में ही रेलगाड़ी, नाव, धारा, उसको पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्योमेट्री मेंसुलेशन का थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जितना है उतना ही पढ़िए। तो जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, अननेसेसरी बहुत ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना लिखा है उतना ही चैप्टर को कवर करिए आप। इसमें आपको दिखाता हूं ना क्वेश्चन पेपर, एक बार में क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि गणित में कहां से क्वेश्चन आए थे। देखिए, चाल, समय, दूरी का प्रश्न है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, देखिए ये आपका अनुपात, समानुपात का क्वेश्चन है, देखिए ये नाव धारा का प्रश्न। मैंने बोला चाल, समय, दूरी में रेलगाड़ी, नाव, धारा को कवर करिए। ये देखिए बेसिक सरलीकरण का प्रश्न है, ये देखिए लाभ हानि का प्रश्न है, ये देखिए ये आपका प्रतिशत का प्रश्न है, ये देखिए ये बेसिक संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या पढ़ेंगे, वहां पे आरोही अवरोही पढ़ते हैं। अच्छा, त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता दे दिया है। देखिए ज्योमेट्री मेंसुलेशन को अच्छी से कवर कर लीजिए भाई, ज्योमेट्री मेंसुलेशन को अच्छी से कवर कर लीजिए। भरोसा नहीं दिख रहा है, देखिए ज्योमेट्री मेंसुलेशन को अच्छी से कवर कर लीजिए। इतना ही लिखा है लेकिन बहुत सारा दे दिया है। त्रिभुज लिख दिया है तो यहाँ पे त्रिभुज के बारे में सब कुछ पढ़ के बैठ जाना यार, भरोसा नहीं है इसका। त्रिभुज के बारे में सब कुछ पढ़ के बैठ जाना। त्रिभुज के बारे में सारे त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, साथ में त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता को पढ़ डालना। त्रिभुज लिखा है तो समरूपता पे एक प्रश्न बना दिया है, तो समरूपता को पढ़ लेना। ये देखो बनाया है प्रश्न। इसके बाद ये तो वर्गमूल के चैप्टर का बेसिक प्रश्न ही है, ये तो दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, वो सब पढ़ेंगे तो वहां पे कवर हो जाता है। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाइए कि सर केवल हमारे पास 10 ही प्रश्न आने हैं। अब 10 प्रश्न आने हैं तो मेन चैप्टर से तो प्रश्न बनने की संभावना है, औसत से है, प्रतिशत से है, लाभ हानि से प्रश्न बनने की संभावना है। ये देखिए लाभ हानि से प्रश्न बनने की संभावना है, सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न बनाएगा, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा से प्रश्न बनाएगा, ज्योमेट्री मेंसुलेशन से प्रश्न बनाएगा। 10 तो वैसे ही हो जाएगा। अब ये तो हो गया प्री का बात। मेंस में तो गणित का वेटेज और कम है, देखेंगे तो मेंस में तो बहुत ज्यादा गणित है ही नहीं। देखना प्री में जितना पढ़े रहोगे ना, प्री में जितना पढ़े रहोगे, ये देखिए वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो वही सारी चीजें, ये देखिए बस यहाँ पे माध्यिका और बहुलक
अगर आप औसत को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं माध्य को, तो वहीं पे माध्यिका और बहुलक भी कवर कर लेते हैं आप। ये देखो लाभ हानि सब वही है, चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा आ गया है। 3D को थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, 3D को थोड़ा कवर करना पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। मतलब प्री में जितना आप पढ़ोगे मैथ्स, प्री में आप जितना मैथ्स पढ़ोगे उसमें थोड़ा मोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करना है। ऐड क्या करना है, जैसे यहां पे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज प्री के बाद कवर कर लेंगे, 3D वाले सेक्शन को प्री के बाद कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं मैं एक आध दो चैप्टर और, जैसे बहुलक माध्यिका, इसमें डिटेल्ड पूरा बारंबारता बंटन सारणी के साथ प्री के बाद कवर कर लेंगे। थोड़ा सा मैथ्स है प्री के अलावा जिसको अपन प्री के जस्ट बाद कवर कर सकते हैं। जितने चैप्टर्स लिखे हैं उतने चैप्टर्स को तैयार करिए, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी मत मचाइए। देखना मैं आपको मेंस का पेपर दिखाता हूं। अब मेंस का पेपर देखिएगा, मेंस में क्या क्या पूछा था, कितना पूछा था, देखना। देखिए मेंस का पेपर देखते हैं। मेंस का पेपर टफ था। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। अब मेंस का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, बाकी सब ओपन हो रहे हैं क्या? बाकी सब ओपन हो रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। मेंस में आप क्या करिए, मेंस में मैंने बोला समराइज कर रहा हूं पूरे को। देखो मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है प्री और मेंस में। मेंस में एक आध दो चैप्टर एक्स्ट्रा है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 3D हो गया, समझ आ रहा है, बहुलक माध्यिका, इन सब का पूरा बारंबारता बंटन सारणी को रगड़ देना, पढ़ देना। तो 5-6 टॉपिक्स मान लो एक्स्ट्रा है मेंस में मैथ्स के। रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में ये 8-9 चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में आएंगे, प्री में आने की संभावना नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियसली होकर के एक प्लानिंग के तहत चलिए और बेसिक बनाइए, बेसिक सीखिए। रीजनिंग पूरा अप्रोच पे डिपेंड करता है। आप अगर मेरी मैराथन क्लास देखे होंगे 6.5 घंटे की, 6.5 घंटे की मैराथन क्लास अगर आप देखे होंगे मेरी, तो आप ये अमीन पटवारी वाले एग्जाम में 20 में से 17-18 प्रश्न तो वहीं से आ गए थे सीधे सीधे। पूरे अप्रोच पे काम कराता हूं मैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि लॉजिक अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोड को डिकोड करते नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा अप्रोच का खेल है रीजनिंग। लगता आसान है, अभी मेंस का पेपर खुला नहीं वरना दिखाता आपको। मेंस में इधर से बहुत बड़े बड़े प्रश्न आए हैं, आबयू से आया है, पहली से आया है, बैठक से आया है, न्याय निगमन के भरपूर प्रश्न हैं, इसके भी प्रश्न हैं, तो इधर से भी आया है प्रश्न। तो मेंस में ये चैप्टर बहुत काम के हैं, लेकिन प्री के लिए मत पढ़िए, पूरा अप्रोच पे काम चलता है मेंस में। तो अभी प्री ओरिएंटेड तैयारी करिए, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। प्री में जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मेंस में तो काम आएंगे ही। तैयारी करिए और मैथ्स और रीजनिंग क्लास मैं लेता हूं उड़ान में, पूरा बेसिक एक एक चीज क्लियर रहेगा आपको। अलग से कहीं भागा दौड़ी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रैक्टिस सीट भरपूर मिलता है, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट पे विश्वास रख के आप काम करेंगे ना, तो आपका गारंटीड मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, शानदार हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग ही आपको मेंस में अंदर बाहर का रास्ता दिखाएगा। और मेरे नोट्स से बाहर नहीं आता। मैंने पिछले बार 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस लगातार ली है बच्चों की। जब डेट बहुत जल्दी आ गई थी कि डेट बस आ गई है, 10 दिन बाद मेंस है, तो मैंने 7-7 घंटे लगातार उनको पढ़ाया है डेली। सुबह आते थे बच्चे, शाम को जाते थे, ऐसा भी हुआ है। तो आप तैयारी में लगे रहिए और सही डायरेक्शन में तैयारी करिए। पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। कितना नंबर लाना है कितना नहीं लाना है वो छोड़िए, आपको पूरा करना है। मैंने कल के वीडियो में किसी व्यक्ति को लेकर के बोल दिया था ऐसा कि उन्होंने 60% लाने बोला है, तो मेरा कोई उद्देश्य उनको ऐसा नीचा दिखाना नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि मेरे को 60% मिनिमम लाना है कि 70% लाना है, मुझे पूरा करना है पेपर, कैसे करना है उस पे सोचिए, उस पे विचार करिए। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, नोट्स पे काम करिए, प्रैक्टिस शीट लगाइए, लगातार रैंडम क्वेश्चन लगाइए। मैथ्स पता है क्यों नहीं बनता है, रीजनिंग क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप एक पैटर्न में पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, एक प्रश्न देखे उसी पैटर्न के 3-4 प्रश्न बना लिए तो उनको लगता है कि हमसे बन रहा है प्रश्न। रैंडम प्रश्न करिए। मेरी क्लास में देखना एकदम रैंडम प्रश्न आते हैं, बेस मैं पूरा बनवा देता हूं, 1-2 घंटा पूरा बोल बोल के पढ़ा के, उसके बाद रैंडम क्वेश्चन आते हैं ताकि दिमाग घूमे, दिमाग चले वहां पर, और वही चीज आपको एग्जाम में काम आती है। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा आपको भाई, ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा आपको।
तब जाके मैथ्स और रीजनिंग कम समय में बना पाएंगे। रीजनिंग के ट्रिक्स पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग के अप्रोच सीखने पड़ेंगे, कैसे मेरा दिमाग एकदम दौड़े वहां पर कि उत्तर यहां से मिलने वाला है मेरे को। केवल ट्रिक से भी काम नहीं चलेगा, अप्रोच पे काम करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा पढ़ाई है, पढ़ाई करिए और कोई रास्ता नहीं है एग्जाम निकालने का। और मेरा उद्देश्य फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी को बुरा लगा हो उससे तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था। एक दो कमेंट बच्चों के आए थे, उनके पहचान वालों के, कि सर आप उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने किसी को ऐसा बोला नहीं है भाई, मैं बस एक जनरल बातचीत कर रहा था कि 60% 70% ऐसा मत सोचिए। अभी आप अपना बेस्ट दीजिए और चयनित अधिकारियों से मिलते रहिए ताकि एक ऊर्जा बनी रहे। उनको देखिए, उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनका व्यक्तित्व देखिए, तो लगे मन में कि मैं वहां क्यों नहीं, मैं आज स्टेज के ऊपर क्यों नहीं हूं, स्टेज के नीचे बैठ करके मैं उनको सुन क्यों रहा हूं, मैं वहां पर क्यों नहीं हूं, मेरे को वहां पर होना चाहिए, मेरे में क्या कमी है। तो ये जो चयनित अधिकारियों को देखेंगे ना, सब इंस्पेक्टर्स को देखेंगे, तो ये भूख बढ़ेगी आपकी, अरे मेरे को भी बैठना है वहां पे, मैं इस भीड़ में नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा, अब वहां पे बैठना है मेरे को। उनसे जो चीजें आएंगी ना आपके पास, वो आपकी भूख बढ़ा देंगी पढ़ने को लेकर के। 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते थे, डबल हो जाएगा, सीधा 8 घंटा 10 घंटा हो जाएगा। उनको देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये चीजें सीखिए, ये चीजें सेमिनार को अटेंड करने में क्यों बोलता हूं, इन सब सेशन में जाने क्यों बोलता हूं मैं। ये सेशन जो है ना, वहां पर थोड़ी आपको ये पूछना है कि मैथ्स कैसे ठीक करना है, हिंदी कैसे ठीक करना है, जीएस कैसे ठीक करना है। ये सेशन क्यों होते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, आप में भूख जगाने के लिए होते हैं। आप उनको देखेंगे तो भूख जग जाती है, अरे मैं वहां पे बैठूंगा, मेरे में क्या कमी है, मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ 16 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन वहां पे बैठूंगा। उनकी पर्सनालिटी देखना पड़ता है वहां पे कि अरे क्या पर्सनालिटी दिख रही है, ट्रेनिंग कितना मजा से कर रहे हैं लोग, अच्छी खासी सैलरी है, वर्दी पहन रहे हैं, अलग पर्सनालिटी दिख रही है, इनकी इज्जत अलग है, मान सम्मान अलग है। उनसे फिजिकल की पूछिए बात, किस प्रकार फिजिकल की तैयारी की, मेजरमेंट की बात पूछिए, पहला चरण की, चौथे चरण की, इंटरव्यू की। उनको देखिए, मोटिवेटेड हुई है, उनको देख करके मोटिवेशन मिलता है। उनको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई मेरे को भी बनना है इनके जैसा, मेरे में क्या कमी है ऐसी। तो ये सब भूख जगती है, पढ़ाई की क्षमता दोगुनी हो जाती है। 8 घंटा पढ़ते हैं 16 घंटा हो जाता है, वो 4 घंटा पढ़ते हैं 8 घंटा हो जाता है उनको देख करके। तो ये सब चीजों के लिए मैं बोलता हूँ सेमिनार को, सेशन को अटेंड करिए। रायपुर में भी जल्द ही करने वाले हैं हम लोग, तो सेमिनार अटेंड करना है, सेशन अटेंड करना है, इन सब चीजों के लिए करना है, भूख बढ़ाने के लिए। अरे मेरे को बैठना है स्टेज पे उनके साथ, मेरे को भी सम्मानित होना है, मेरे को भी इज्जत पानी है। तो वो तभी मिलेगी जब लगातार पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जुड़िए उड़ान के साथ, कंफर्म बता रहा हूं, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है और साथ निभाएंगे एग्जाम तक आपका, बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर के। अभी टेट को लेकर के शनिवार रविवार को प्लान हमने बना दिया है, हर शनिवार रविवार को उनकी क्लासेस हम लगा रहे हैं 10-10 घंटे की। जिनका टेट नहीं निकला है, शिक्षक भर्ती वाले बच्चे जिनका टेट नहीं निकला, उनकी हम अलग से 10 घंटे की हर विषय की क्लास शनिवार रविवार को दे रहे हैं, जो केवल उड़ान के बच्चों के लिए है। तो जुड़िए उड़ान से, शानदार टीम है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेगी। और जो सिलेबस में लिखा है उसको पूरा पढ़ दीजिए, मैथ्स में जितना लिखा है उतना ही पढ़िए। यहां पे ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री में इंसुलेशन में 3D को छोड़ के बाकी त्रिभुज के बारे में सब पढ़ लीजिए। मैं तो बोल रहा प्रमेय वगैरह को भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज को लेकर के थ्योरम्स वगैरह जो रहते हैं, वृत्त को लेकर के थ्योरम्स वगैरह जो रहते हैं, सब कवर कर लीजिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है अपन को। समझ आ रहा है, ये सब कुछ काम आएगा मेंस में। फिर जुड़े रहिए, गाइडेंस मिलता रहेगा। और भी वीडियोस बनाते रहूंगा मैं, कहां से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, नोट्स कितना हेल्पफुल रहेगा, कैसे बेस को बनाएं गणित में, रीजनिंग में, बातचीत करते रहेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।